नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। सबसे पहले आपको मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में आज मान्यवर कांशीराम साहब की 91वीं जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके जीवन संघर्ष पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर उनके जीवन संघर्ष को समर्पित करते हुए मैं भी एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी दो सपने देखे। उसमें से एक सपना तो उनका पूरा हो गया, लेकिन दूसरा सपना जो है वो आज तक अधूरा है। और इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने अनुयायियों के कंधों पर छोड़ी है। तो उनके अनुयायी इस सपने को कितना पूरा कर रहे हैं, कहां पर कमियां हैं और कहां पर गलतियां हैं, इन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में कैसे हर 3 साल बाद वो फैसलों को बदल दिया करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब क्या सपने देखते थे, किस तरीके से वो काम करते थे, कब से उनके काम को एक राष्ट्रीय पहचान मिली। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो में चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एक भारत डेली को। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि जानकारियां दूसरों तक भी पहुंचे। साल 1978 का समय था और तारीख थी 6 दिसंबर। आप सबको मालूम है कि 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस होता है। बहुत सारे लोग हैं अंबेडकर के अनुयायी हैं, अंबेडकरवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को ऐसी तारीख होती है, 6 दिसंबर 1992 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जो जयंती होती है इस पर संकल्प लेते हैं लोग। कुछ लोग 6 दिसंबर को नया संकल्प लेते हैं और उसके अलावा कुछ लोग जो है 14 अप्रैल को नए संकल्प लेते हैं और इन संकल्पों के साथ वो जीवन में बड़ा फैसला लेकर के कुछ बड़ा करने के लिए जो है वो आगे की रणनीति बनाते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कब संकल्प लिया, उसके पहले वो क्या उन्होंने पढ़ा, किससे वो प्रभावित हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि जो दीना भाना है जो वहीं पर काम करते थे पुणे में बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब के साथ, उन्होंने इनहिलेशन ऑफ कास्ट मान्यवर कांशीराम साहब को किताब दी। उसके बाद उस किताब को पढ़ करके वो प्रभावित हुए। खैर वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई। तो 6 दिसंबर 1978 को एक फैसला मान्यवर कांशीराम साहब लेते हैं और 6 दिसंबर 1978 को जब वो फैसला लेते हैं, दिल्ली में वो आकर के एक राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी, जो उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी एक राष्ट्रीय स्तर पे उनकी बहुत बड़ी छवि थी। तो इंदिरा गांधी तक ये खबर पहुंचती है और कांग्रेस पार्टी में हलचल मच जाती है कि कांग्रेस का जो बेस वोट है आने वाले समय में कांग्रेस की यही कांशीराम नींव तक हिला सकते हैं, और वो सच भी साबित हुआ है आज के दौर में। तो 6 दिसंबर 1978 को दरअसल बाम सेफ का एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाता है दिल्ली में, और राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए एक तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब इस देश के दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक ताकत के रूप में उनको जो है दिखाना चाहते हैं। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि देख लो, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जिनको राजनीति में हिस्सेदारी देने से जो है वो आनाकानी करते हैं लोग, हिचकते हैं लोग और उनको फ्रंट सीट पे नहीं देखना चाहते हैं। तो यही दलित और पिछड़ा वंचित समाज जो है, अल्पसंख्यक समाज है, इसको इकट्ठा करके मान्यवर कांशीराम साहब एक दिन सत्ता पर बैठा देंगे। तो 6 दिसंबर 1978 का वो राष्ट्रीय अधिवेशन, जिससे कांग्रेस पार्टी की उस समय जो शीर्ष नेतृत्व था, इंदिरा गांधी तक काफी चौंक गई थी। उस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद देश में दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक जातियां इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं, उनके अंदर सामाजिक चेतना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 3 साल तक इसी तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब लगातार जमीन पर संघर्ष करते हैं। बाम सेफ के बैनर तले दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करते रहते हैं और ऐसा होते होते फिर 3 साल बीत जाते हैं। अब बात आती है 6 दिसंबर 1981 की। तब मान्यवर कांशीराम साहब को लगता है कि सामाजिक संघर्ष तो बहुत हो गया, धीरे धीरे जो है इसे राजनीतिक संघर्ष में बदला जाए। धीरे धीरे जो है जो सोशल अवेयरनेस, सामाजिक चेतना आई थी, उसको राजनीतिक चेतना की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं और 3 साल बाद वो अपना फैसला बदलते हैं। बाम सेफ के बाद वो 6 दिसंबर 1981 को
DS4 बनाते हैं, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और 3 साल लगातार इस पर बहुत ही जमीनी स्तर पे काम किया जाता है। काम करते करते तब मान्यवर कांशीराम साहब और बड़े नेता बन चुके थे, कई प्रदेशों का दौरा कर चुके थे, और उसके बाद 3 साल बाद धीरे धीरे आता है 14 अप्रैल 1984 का दिन, जब मान्यवर कांशीराम साहब को लगता है कि अब जो है इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को, शोषितों को, जो दबा कुचला समाज है, उसको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, एक राजनीतिक मंच दिया जाए। और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है। उसके बाद उनका जो एक सामाजिक समीकरण, वो जिस तरीके से काम करते हैं, जातियों को गोलबंदी करते हैं, सारी जातियों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता सजाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में इतना बेहतरीन रिजल्ट आता है कि जब बहुजन समाज पार्टी राजनीति के मैदान में जाती है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने उन जातियों पर काम किया जिनके वोट तो ले लिए जाते थे, लेकिन उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, उनको राजनीति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। उनके वोट तो लिए जाते थे, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में उनके ना तो विधायक होते थे, ना मंत्री होते थे, ना उनके सांसद बनते थे। एक तरीके से कहीं न कहीं जो उनका पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व था वो शून्य की तरीके था। इसीलिए तब मान्यवर कांशीराम नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब बहुजन समाज पार्टी इस तरीके के नारे देकर के चुनाव में मैदान में उतरती है तो उसको उसका रिजल्ट भी मिलता है। 1900 जब बसपा का गठन हो चुका होता है, उस समय 1992 में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष बहुत तेज हो रहा था। हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, हिंदुत्व ही उसका राजनीतिक ब्रांड हुआ करता था। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है, तब इस तरीके की चर्चाएं चलती हैं। अनुसूचित जातियों को वो एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने में मान्यवर कांशीराम साहब काफी हद तक सफल हो जाते हैं। और उस दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव भी पिछड़ी जातियों की राजनीति कर रहे होते हैं। 1992 में जब अयोध्या का बाबरी मस्जिद डिमोलेशन होता है, उसके बाद मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम साहब मिल करके 1993 में जब बसपा का गठबंधन होता है सपा के साथ, और नारा लगता है कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो वो कहानी सच भी साबित होती है। 1993 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन होता है, दलित और पिछड़ी जातियों का जो मिलन होता है, वो सत्ता तक ले आता है। 1995 में गेस्ट हाउस कांड होता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। और उस समय मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था कि वो इस देश के वंचित तबकों को सत्ता में लाना चाहते हैं। उनका यही बार बार उनकी सोच होती थी कि जितनी बार सरकारें टूटेंगी, जितनी बार सरकारें गिरेंगी, जितने बार चुनाव होंगे, उतनी बार उनको ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा उभर करके आएगी, उनके लोग ज्यादा से ज्यादा मंत्री और विधायक बनेंगे, सत्ता में हासिल करने के लिए बार बार उनको बार्गेनिंग का मौका मिलेगा, और धीरे 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 करते करते वो हाथी को दिल्ली में ले आएंगे। इसी तरीके से गिरते उठते तो 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है। और जब बसपा की सरकार बनती है तो मान्यवर कांशीराम साहब उस समय काफी एक्टिव रहते हैं। बहन जी भले ही मुख्यमंत्री रहती हैं, लेकिन मार्गदर्शन मान्यवर कांशीराम साहब का ही होता है। इतना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर दिया जाता है, इतने बेहतरीन काम किए जाते हैं, इतने सामाजिक संघर्ष को लेकर के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर पार्क, स्मारक, बहुत सारी ऐसी चीजें बनती हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स पे गुंडा एक्ट लगाए जाते हैं। और उसका ये नतीजा होता है कि बहुजन समाज पार्टी जब पहली बार 1995 में सत्ता में आती है तो फिर उसकी एक अलग छाप जो है जनता के बीच में पहुंच जाती है। मायावती एक अच्छी प्रशासक के रूप में उनको पहचान मिलती है, और मान्यवर कांशीराम साहब को एक सबसे बड़ा बहुजन नेता के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब जो 2 सपने देखा करते थे, उनमें एक सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन दूसरा उनका सपना जो है वो इस देश की दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, वंचित समाज को, शोषित पीड़ित समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बहुजन समाज एक दिन इस देश में हुक्मरान बनेगा, सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेगा, जिससे कि वो अपनी सारी समस्याओं के ताले खोल सके। तो फिलहाल उनका ये दूसरा सपना अभी अधूरा है, ये सपना पूरा होना बाकी है।
वो चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी एक दिन केंद्र की सत्ता में आएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकारों में क्रांतिकारी फैसले लेकर के दलित और पिछड़े समाज के अंदर, शोषित समाज के अंदर एक मान सम्मान स्वाभिमान पैदा किया है, उनके आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है। इसी तरीके से जब बहुजन समाज पार्टी केंद्र की सरकार में आएगी तो जो काम कई वर्षों से नहीं हो पाए हैं, अधूरे पड़े हैं, आरक्षण से लेकर के आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो चाहते थे कि एक दिन हाथी जब दिल्ली में आएगा, बसपा जब दिल्ली में सरकार बनाएगी तो वो तमाम ऐसे काम होंगे जो अभी अधूरे पड़े हैं, चाहे वो बैकलॉग भरने का मामला हो, चाहे फिर दलितों और पिछड़ों की आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कई सारी चीजें हों, उनसे जुड़ी हुई योजनाएं हों, उनकी आर्थिक उन्नति से जुड़े हुए फैसले हों। तो फिलहाल अभी बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व बचाने के संघर्ष से जूझ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था कि बसपा को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाना है, बसपा को केंद्र की सत्ता में लाना है, तो अभी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी खुद बहुत सारी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण भी बहुत सारे हैं। बदलते हुए दौर में मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था वो सपना इस वजह से भी नहीं पूरा हो पा रहा है क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं लोगों की बहुत सारी बढ़ी हैं। विरोधी भी, जो लोग मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा के विपरीत काम किया करते थे, आज वो मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आत्मसात उन्होंने भी कर लिया है और दलितों के वोटों में बंटवारा भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। तो दलितों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने भी डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श बना लिया है। गांधीवाद को उसने एक किनारे रख दिया है। उसको पता है कि इस समय बहुजन राजनीति के जरिए ही बेड़ा पार हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने भी बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आत्मसात कर लिया है। तो इससे कहीं न कहीं दूसरी तरफ मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर चंद्रशेखर आजाद जी ने भी एक पार्टी बनाई है और भी बहुत सारे लोग मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर पार्टियां बना रहे हैं, दल बना रहे हैं, अलग अलग संगठन बना रहे हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था कि वो बहुजन समाज को इकट्ठा करके एक बड़ा मंच बना करके दिल्ली में भेजेंगे बहुजन समाज को, केंद्र में सरकार बनाएंगे बहुजन समाज की। लेकिन बहुजन समाज अगर बिखरता जाएगा, वो राजनीतिक चेतना लाना चाहते थे इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आज राजनीतिक चेतना आने के बाद लोग तितर बितर होना चाहते हो गए हैं। तो फिर इसमें दूसरा सपना जो उनका था उसको पूरा होने में काफी लंबा वक्त लग जाएगा, बहुत सारा नुकसान भी हो जाएगा। तो फिलहाल अब देखना है कि उनका दूसरा सपना पूरा कब होता है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब का सपना तभी पूरा होगा जब लोग इकट्ठे होंगे, लोग एक बैनर तले आएंगे, गठबंधन करेंगे और आपस में तालमेल बैठाएंगे, बैठ करके रणनीति बनाएंगे। अलग अलग लोग चुनाव लड़ते रहेंगे, अपनी अपनी लोग टशन में रहेंगे, अलग अलग लोग अपनी अपनी गाड़ियां चलाते रहेंगे। तो इससे उनके काम तो होते रहेंगे, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था बहुजन समाज को इकट्ठा करने का, बड़ा मंच बनाने का, उनको दिल्ली पहुंचाने का, हाथी को दिल्ली में बैठाने का, तो ये सब चीजें तभी होंगी जब लोग अपने अपने ईगो से हट करके समाज के लिए सोचेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, तभी ये सब चीजें संभव हैं। लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, वही उसी तरीके से जुड़ना पड़ेगा जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब ने बिखरी पड़ी सारी जातियों को जोड़ करके एक गुलदस्ता बना दिया था। आज फिर से उसी तरीके का एक गुलदस्ता बनाने की जरूरत है जिससे कि बहुजन समाज को दिल्ली की सत्ता पर जो है काबिज किया जा सके। तो आपको ये विश्लेषण और एनालिसिस कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।